ले चलते हैं आपको लद्दाख, जहां एलएसी के पास राफेल फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। यह खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि फॉरवर्ड लोकेशन से राफेल की गर्जना की पहली तस्वीरें अब हम आपको इंडिया टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पर सामने होगी। लेह लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन पर आज राफेल उड़ान भर रहे हैं, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी के हमारे संवाददाता अमित पालित ने हमें भेजी हैं। सबसे पहले आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राफेल की उड़ान है जो कि एलएसी पर उड़ान भर रही है, और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भारत किस मुस्तैदी के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ चीन की तैनाती भी पूरी है। चीन ने अभी तक दरअसल इस बात के संकेत नहीं दिए हैं कि वो अपनी सेना को वापस करेगा कि नहीं करेगा। इस बारे में बातचीत अभी अगले दौर में चलेगी। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना की राफेल की ये उड़ान अपने आप में बहुत कुछ कह रही है आज चीन के लिए। ये तस्वीरें आप सीधे लद्दाख की देख रहे हैं, जहां पर लेह में ये फाइटर प्लेन्स फॉरवर्ड लोकेशंस पर आगे बढ़कर भी अपनी सॉर्टीज ले रहे हैं। और ये सॉर्टीज दरअसल आज ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय वायुसेना मुस्तैद है। दरअसल राफेल में रिकॉनेसेंस का भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान है, यानी कि वो बारीक कैमरे से ये पकड़ लेते हैं कि दुश्मन की गतिविधि क्या है, कहाँ है और किस दिशा में जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमित पालित ने क्या वहां पर देखा और उसकी रिपोर्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल चल रहे हैं, और एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का एक और फाइटर आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए, ये है भारतीय वायुसेना का सबसे नया विमान राफेल। राफेल आप देख रहे हैं, लेके आसमान पर राफेल इस बार उड़ान भरता हुआ आप इंडिया टीवी पर राफेल को देख रहे हैं। यही है वो राफेल जिसके लिए इंतजार किया गया था। भारत के गोल्डन एरोज में आया हुआ राफेल आप देख रहे हैं, लेके आसमान पर इस वक्त राफेल विमान उड़ान भरता हुआ। आप पहली बार हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कॉम्बैट ड्रिल करते हुए देखा है। तो जिसका इंतजार था एलएसी पर आ चुका है राफेल। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राफेल विमान को। अंबाला में ये बेस है, लेकिन आपको बता दें कि इसको 10 सितंबर को ही पूरी तरह से औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप राफेल को एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हुए देख रहे हैं। तो ये वही वक्त है, ये वो इंतजार खत्म हो गया। और इसकी जो गर्जना है अब चीन तक पहुंच रही होगी, एलएसी के पार पहुंच रही होगी कि किस तरह से। देखिए एक बार फिर से राफेल 4.5 जनरेशन का ये एक ऐसा विमान है जिसके अंदर जबरदस्त कैपेबिलिटीज है। इसके रडार की खूबी ये है कि अभी इस वक्त तो लेके आसमान में है, यहाँ से ये होटान बेस को ये कवर कर सकता है, क्योंकि ये 200 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी विमान को पकड़ सकता है। एक बार फिर से देखिए राफेल, ये जो तस्वीरें हैं इसका इंतजार कई वक्त तक किया गया है। तो इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं राफेल विमान को लेके आसमान में उड़ान करते हुए, क्योंकि लेके आसमान में अगर पहुंच चुका है तो यहाँ से चीन का चाहे होटान बेस हो या कोई भी यहाँ पर उनके पोस्ट हो, उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है, क्योंकि इसके पास उस तरह के मिसाइल्स हैं। तो एक बार फिर से देखिए, राफेल की आवाज आप सुन रहे हैं, ये गूंज चीन तक जा रही होगी और ये बता रही होगी कि चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो अब उसे धूल चटाने के लिए राफेल लेके आसमान में, लद्दाख के आसमान में पहुंच चुका है। कैमरामैन शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लद्दाख से। लेह में दोनों मौजूद हैं, मनीष प्रसाद और उसके साथ साथ अमित पालित। मनीष, राफेल की ये उड़ान जो अभी हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक तरह से चीन को चेतावनी ही नहीं बल्कि इसको आप रिकॉनेसेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। राफेल की खासियत क्या है और अभी उसकी उड़ान से चीन को क्या संदेश दे रहे हैं हम? अजय जी, मेरे साथ मनीष भी है जो हमारे डिफेंस एडिटर हैं इंडिया टीवी के। और मैं बता दूं कि मैं और मनीष यहां पर लगातार कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे मनीष की हमें कब राफेल दिखेगा, और आज हमको राफेल दिख गया एयर कॉम्बैट डील करते हुए। मनीष ने काफी दिनों से इसको फॉलो किया था कि राफेल में क्या क्या खूबियां हैं, हमें हमेशा बताया है। मनीष, आज ये आसमान में पहुंच चुका है। अजय जी भी आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी खूबियां आप बताइए। देखिए, 4.5 ओमनी रोल जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट एक साथ मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकता है, और 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज जिसका मोटो है अराइज फॉरएवर, और इसी अपने वाक्य के साथ इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो
डेमोग्राफिक और चेंज है उसको समझने के लिए था, और चाइनीज पीएलए को काउंटर करने की रणनीति जिसमें टारगेट फोल्डर तैयार कर लिया गया है। टारगेट फोल्डर का मतलब बिल्कुल साफ है, जो फिक्स टारगेट है होतान, शिगासे, गारगुंसा, कासगर, यहां पर जो चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट है उसे काउंटर करने के लिए अब Su-30 विद ब्रह्मोस, MiG-29 अपग्रेडेड जैगुआर, मिराज के साथ रफाल की शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन मनीष, हमारे और दोनों की जो खुशी हो जाहिर हो रही है, क्योंकि मैं और मनीष कितने वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि हम कब रफाल को यहाँ पर एयर सॉर्टीज करते हुए देखेंगे। मनीष, लेकिन एक बात बताइए कि 21 तारीख को बातचीत होती है, नतीजा नहीं निकलता है, उसके ठीक बाद हम यहाँ पर लेह में देखते हैं कि वो यहाँ पर आता है, टच डाउन करके चला जाता है कि पूरी तरह से यहाँ पर तैनाती के लिए तैयारी कर रहा है। ये संदेश क्या है चीन को? ये मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स था, एक साथ ये कहा गया कि 7th राउंड पे एक और बार टॉक होगा, लेकिन कहीं से भी गार्ड डाउन करने की बात नहीं थी। यानी उसी का नतीजा कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए अराइज फॉरएवर के तौर पर आज पूरे वेपन यानी अपने वेपन सिस्टम के साथ कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए इस आकाश में रफाल दिखाई दिया। और ये 10 सितंबर से लेकर अभी तक जो चुनौतियां थी, जो चाइनीज पीएलए हमें लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, दरअसल वो बैकफुट पे आएगा। उसको समझ में आएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर हम अपनी सेनाएं नहीं बढ़ा रहे, लेकिन कहीं से भी गार्ड को डाउन नहीं कर रहे, यानी नीचे भारतीय सेना आईटीबीपी के जवान है और ऊपर एयर शील्ड के तौर पर रफाल होगा। लेकिन मनीष, साथ में ये भी बताइए, क्योंकि दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पर होटान बेस है और कहा जा रहा था कि होटान बेस में शायद उन्होंने J-20 को भी तैनात कर दिया, जो उनका 5th जनरेशन विमान है, और ठीक उसके बाद हम देख रहे हैं कि रफाल लेके आसमान में उड़ान भर रहा है। अमित, जब भी आप ये ट्रैक करेंगे ना, टारगेट फोल्डर भारतीय वायुसेना ने तैयार किया तो उसमें 4 मेन बेसेस, जिसमें चाइनीज पीएलए के गारगुंसा, काशगर, होतान और ये जो 4 बेसेस हैं, दरअसल इसको फिक्स टारगेट करते हुए जो उनके जो फ्यूल डिपो हैं, जो ब्रिजेस हैं और साथ में जो रेड फ्लैग जहां पर हम तैयार करते हैं ना, उस पूरे एरिया को लॉक किया गया। और यही वजह है कि अब Su-30 जैगुआर्स, MiG-29 अपग्रेडेड के साथ ये रफाल के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है लगातार यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अंबाला से यहां तक का जो स्क्रैम्बल टाइम है, यानी जब अंबाला एयरबेस से स्क्रैम्बल होगा महज 8 मिनट के अंदर, और 12 मिनट के अंदर इसी आकाश में चाइनीज पीएलए के J-20 या फिर उसके बाद J-10, J-11 और जो और भी अपग्रेडेड बॉम्बार्डर्स लेके आ रहे हैं उनको बिल्कुल सकते हैं। अजय जी, एक चीज और आपको बता दें कि इससे पहले जो खबर आई थी कि रफाल यहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं, आपको बता दें कि रफाल ने टचडाउन नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार इंडिया टीवी के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे कि रफाल से यहां पर सॉर्टीज की और यहां पर उन्होंने टचडाउन की प्रैक्टिस की। इसका मतलब यह है कि अगर सर्दियां जो आ रही हैं उस दौरान हो सकता है कि रफाल को अगर यहां पर बेस किया जाए, तैनात किया जाए, तो उसमें एक खूबी है कि कोल्ड स्टार्ट इंजन यानी कि -30 डिग्री में भी अपने इंजन को स्टार्ट करके वो तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकता है। और उसी की तस्वीर आज हमको ड्रिल देखने को मिली है, जो बहुत बड़ी बात है। अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है अमित की जिस तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट है ये बता रहा है कि भले ही चीन ने तकरीबन 1 लाख के लोग आसपास वहां जमा कर रखे हैं, लेकिन शायद हम उन पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इस बीच हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि राफेल ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड लोकेशन पर Sukhoi 30 MKIs ने भी आज अपनी उड़ानें भरी हैं, सॉर्टीज भरी हैं। राफेल और Sukhoi की ये जोड़ी या ये जुगलबंदी दरअसल चीन के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, जिनकी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ राफेल विमानों की उड़ान और उसके साथ साथ Sukhoi 30 MKI। और अगर इसके मुकाबले हम चीन के विमानों की श्रृंखला को देखें तो शायद चीन खड़ा ही नहीं होता हिंदुस्तान के मुकाबले। उसके बेहतरीन हवाई जहाज, खास करके जो लड़ाकू विमान हैं J-20s, वो भी Sukhoi के मुकाबले कहीं खड़े नहीं होते। और राफेल तो Sukhoi से भी ज़्यादा भारी पड़ता है, खास करके इन पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर राफेल की क्षमता कहीं ज़्यादा है बाकी तमाम लड़ाकू विमानों के मुकाबले। तो दरअसल हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहाँ हिंदुस्तान एक सीधा संदेश आज चीन को दे रहा है कि भले ही जाड़े शुरू हो रहे हैं, भले ही तापमान बहुत कम होने जा रहा है -30 डिग्री के आसपास, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान तैयार है। अमित वालिद की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर एक बार फिर ले चलेंगे लेह। तो लद्दाख के आसमान में Su-30 की ये उड़ान आप देख रहे हैं। लगातार आज 2 Su-30 लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से आया ये Su-30 एयरक्राफ्ट, टचडाउन नहीं करते हुए, यानी कि आता है, टचडाउन नहीं किया, लेकिन ऊपर से ही जो एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर से गुजर गया ऊपर की तरफ और ये आसमान को चीरते हुए आगे जा रहा है। ये दूसरा Su-30 देखिए, दूसरा Su-30 इसने भी टचडाउन प्रैक्टिस की है। दरअसल क्या होता है कि ये कॉम्बैट ड्रिल है। ये जो आप Su-30 देख रहे हैं ये ले एयरबेस पर बेस नहीं है, ये दूसरे जगह से आते हैं और यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं कि अगर युद्ध के दौरान अगर इन्हें यहाँ पर लैंड करना पड़े तो किस तरह से लैंड करेंगे, ये इनको बताया जाता है। और बड़ी बात है कि Su-30 में ये ट्विन
सीट जेट्स हैं, यानी कि इसमें 2 पायलट्स की बैठने की जगह होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो एक पायलट ऐसा भी हो सकता है जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि जो हालात यहाँ पर है पिछले 18-19 हफ्ते से स्टैंड ऑफ के बने हुए हैं, ऐसा माहौल है कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो ऐसे में जो दूसरे पायलट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि लद्दाख जैसे इलाके में हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया में आपको अगर लैंड करना पड़ता है तो किस तरह से लैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में से आते हुए आपको लैंड करना पड़ता है। तो इसीलिए ये ट्विन सीट ये जेट्स हैं Su-30 MKI, इसमें हो सकता है कि कुछ पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सके। देखिए किस तरह से बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये पहाड़ियों के ऊपर से आगे गुजरते हुए जा रहे हैं, कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। ये यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, इसके बाद ये और भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाकर फिर वापस आते हैं। तो Su-30 MKI के यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल को आप देख रहे हैं और ये साफ हो जाता है कि 21 तारीख को जो बातचीत हुई थी, जिसमें अब ये फैसला हुआ है, कोई नतीजा तो नहीं निकला कि कब दोनों देशों के जो फोर्सेस हैं वो पीछे हटेंगी, लेकिन एक बात तय हो गई है उसमें कि वो अपने ट्रूप्स को और नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि और ज्यादा ट्रूप्स को नहीं भेजा जाएगा LAC पर। लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत भी इसलिए नहीं है क्योंकि चीन के अगर 40 से 50 हजार सैनिक LAC पर मौजूद हैं, तो उसी तरह से भारत ने भी मिरर इमेज की तरह, यानी कि मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए LAC के पास उन्होंने अपने उतने ही तादाद में साजो सामान, फोर्सेज, हथियार तैनात कर दिए हैं और एयरफोर्स तो यहाँ पर 24 घंटे इसी तरह से मुस्तैद हैं। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह से लेह के पास लगातार यहाँ पर MiG-29 हो, Su-30 MKI हो, इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, ये लगातार यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। आपने देखा ये तमाम तस्वीरें जो कि अभी अमित आपको दिखा रहे थे। अमित और मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 2 बिंदु हैं जिस पर मैं चाहता हूं कि आप और मनीष अपनी बातों को सामने रखें। पहला, ताइवान ने कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें चीन के सैनिक रोते और बिलखते हुए दिख रहे थे, जिनका डिप्लॉयमेंट LAC के पास होने जा रहा है और चीन में इसे लेकर एक असमंजस की स्थिति है कि इस तरह के डिप्लॉयमेंट से क्या चीन के सैनिकों का मनोबल खराब होता जा रहा है। और दूसरा, जिस तरह से हमारा डिप्लॉयमेंट है उसके आधार पर हम अपने सैनिकों के मनोबल को कैसे आंक रहे हैं और हम विंटर्स में, जाड़ों में अपनी तैनाती कैसे बहाल रखेंगे, इस पर चर्चा कीजिए। जी अजय जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट हुए हैं, खास तौर पे जो यहाँ पर 18,000 या फिर 19,000 की फीट की ऊंचाई पर हमारे जो सैनिक तैनात हैं, वो सभी वो लोग हैं जो सियाचिन में सर्व कर चुके हैं, जो 20 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर -45, -50 में काम करते थे। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे डिप्लॉयमेंट है उनको पूरा एक्सपीरियंस है इस तरह के हार्श कंडीशन में रहने की। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ये मैं मनीष से पूछूंगा, क्योंकि मनीष उस इलाकों में जा चुके हैं। मनीष, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत ने जितना अपना डिप्लॉयमेंट किया है और इस बीच एक तस्वीर आती है कि चीनी सैनिक रो के LAC के करीब आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? उनके अंदर डर क्यों है? क्यों वो डर गए हैं कि भारत का जो डिप्लॉयमेंट है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते? इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपने देखा ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल वो ऑक्सीजन अपने कैंप सेटअप कर लिए हैं। ये ऑक्सीजन कैंप इसलिए नहीं था कि वो चाइनीज PLA का बहुत ख्याल रखते हैं और इसीलिए वो सेटअप कर रहे हैं। दरअसल वो इसलिए था कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर जो उनके चाइनीज PLA के जवान हैं, जो एक्लिमेटाइज नहीं है, माउंटेन वॉरफेयर में उनको महारत हासिल नहीं है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर कर नहीं सकते, पेपर आर्मी कहा जाता है क्योंकि 1962 से लेकर अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने, तो इसीलिए उनके लिए सेटअप किया गया। और जब चाइनीज PLA के जवानों को फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने की बात कही जाती है तो वहां पे, क्योंकि वहां पे हर परिवार का एक बेटा है, यहां की तरह नहीं कि हर देश का हर एक व्यक्ति भारतीय फौज को ज्वाइन करना चाहता है और बहुत ही मनोबल बढ़ाकर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर -40 डिग्री के हार्श टेंपरेचर पर खड़ा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रेंड है। लेकिन उसके विपरीत चाइनीज PLA कहीं से भी हाईली एक्लिमेटाइज नहीं है और माउंटेन वॉरफेयर में आप समझ लीजिए पेपर आर्मी से ज्यादा नहीं है। तो यही वजह है, ये जो तस्वीर आपने देखने को मिली ना जिसमें वो रो रहे हैं, वो यही दिखाती है और दर्शाती है कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी पे, जहां पर हाइट करीबन 14,000 से लेकर 18,500 और 19,000 तक है, जो हाइट्स हैं जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वहां पर आना खुद ही अब उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। अजय जी, एक और बात मैं जिक्र करना चाहूं, क्योंकि मनीष और मैं इस चीज को हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहां से कि जब भारत के सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को, चाहे वो ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, मगर हिल हो, गुरंग हिल हो, वहां पर जब कर दिया और मुखपारी में जब वो आए थे हमें खदेड़ने के लिए, कोशिश करने के लिए, तब वहां पर सिर्फ हवाई फायरिंग से डरकर भाग गए थे। तो मनीष, जब वो हवाई फायरिंग से डर जाते हैं, हमारे सेना को देख के डर जाते हैं, तो आखिर डर किस वजह से है? देखिए, डर इस बात का है क्योंकि भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट 1:9 के रेशो में है। अगर चाइनीज PLA के 30 से 40 हजार जवान है तो भारतीय सेना के करीबन 50,000 जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के एरिया में है और 24 मेन ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको भारतीय सेना इस समय डोमिनेट कर रही है और इसी वजह से चाइनीज PLA की हर एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेंगोंगसो के फिंगर 4 पर चाइनीज PLA का डिप्लॉयमेंट
डिप्लॉयमेंट है, तो उसके ठीक ऊपर 18,500 की हाइट पर भारतीय सेना के टॉप मोस्ट पोजीशन पर भारतीय सेना के जवान है, जो पेंगोंगसो के फिंगर फोर्ट से लेकर मुकपारी जो खुरनाक फोर्ट है वहां तक की चाइनीज हरकत को देख रहे हैं। मुकपारी, रिचेनला, हुनान कोस्ट, कोंकाला, कोंगरा नाला, ये वो एरियाज हैं डेप्सांग तक के जहां पर भारतीय सेना का डोमिनेशन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर की तरफ मगर हिल, गुरंग हिल और जो टॉप मोस्ट फीचर्स बम्प के हैं वहां पर डोमिनेशन का मतलब है अगर स्पांगूर गैप से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या आर्मर टैंक चाइनीज मूवमेंट करता है तो उसे काउंटर करने की रणनीति के साथ भारतीय सेना के जवान तैयार है। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो भी तैयार है और साथ ही साथ अजय जी एक और बात बताना चाहता हूं आपको। अमित, इससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि हम डेप्सांग वैली में अपने तमाम कब्जे को नहीं बना पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता पीएलए ने रोक रखा है। बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दुष्प्रचार है? जी बिल्कुल, हम बताएं क्योंकि इसको लेकर मैंने और मनीष ने एक रिपोर्ट भी भेजी थी। मनीष, अजय जी का यह कहना है कि जो इंटरनेशनल मीडिया में लगातार ये बताया जा रहा है कि भारत को डेप्सांग के पास वाई जंक्शन पे रोक दिया गया है, हम हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11 ये तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत पहले से ही हम वहां पर मौजूद थे, सिर्फ उन्होंने आके यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया है। देखिए, जो आपको डेप्सांग से पहले समझना होगा, गोरग्रा, गलवान और जो हॉट स्प्रिंग का एरिया है, जब फेस ऑफ हुआ था 15 और 16 जून को, तो उस समय ये तय किया गया था एक सीमित दूरी पर दोनों सेनाएं पीछे रहेंगी और यहां पर पेट्रोल नहीं करेंगी। ठीक उसी की तर्ज पर डेप्सांग का जो हमेशा पेट्रोल करते आए हैं वो बुर्से से होते हुए बॉटलनेक और बॉटलनेक से, क्योंकि ये वाई जंक्शन का फॉर्मेशन है, और वहीं से रॉकी नाले तक हम पेट्रोल करते थे। लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट को अवॉइड करने के लिए, फ्रिक्शन ना हो, ये सहमति तैयार हुई कि हम इस एरिया को डोमिनेट करेंगे लेकिन पेट्रोल नहीं करेंगे। इसीलिए PP10, PP11, PP11 अल्फा, PP12, PP12 अल्फा, PP13, ये जो डेप्सांग का पूरा एरिया है जो कि 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है डीबीओ के, उस एरिया पर भारतीय सेना का डोमिनेंस है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस इसलिए पेट्रोलिंग के फॉर्म पे नहीं है ताकि कहीं से भी फेस ऑफ की कंडीशन यहां पर भी ना बने। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए का ऑर्डर ऑफ बैटल के मुताबिक 6 हाईलैंड माउंटेड डिवीजन और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन जो है उनके करीबन 10 से 15,000 जवान यहां पर हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें बैकफुट पर कर रखा है क्योंकि हाईएस्ट फीचर। चलिए, तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी भारतीय सेना का डोमिनेंस इस तमाम इलाके में बना हुआ है और दुष्प्रचार लगातार होता चला जा रहा है। अपने संवाददाताओं से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ड्रग्स केस में मुंबई की एक बड़ी खबर।